नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। सूबा राजस्थान की सरकार को 1 साल हो चुके हैं और इन 1 सालों में क्या परिवर्तन आया है राजस्थान में, क्या नया दिया है राजस्थान को, आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ है श्री ओकार सिंह जी लखावत साहब, उपाध्यक्ष बीजेपी से, श्री अशोक लाहौटी जी हैं, युवा नेता बीजेपी से, श्रीमती अर्चना शर्मा जी हैं हमारे साथ, उपाध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस से, और श्री राजीव अरोड़ा जी हैं, आप भी उपाध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस से, श्री राजेश कोठारी जी हैं, अर्थशास्त्री की भूमिका निभा रहे हैं, श्री विजय गोयल जी हैं जो 40 से हमारे बीच हैं, श्री अजय अग्रवाल जी हैं जो अध्यक्ष है फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजमेंट से, महेंद्र जी हैं हमारे साथ जो कर्मचारी महासंघ के नेता हैं, श्री सुभाष गोयल जी हैं जो चांदपोल व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ कर्मचारी संघ से ही सुभाष विजय जी भी जुड़े हुए हैं। हम इन सब से बात करेंगे। सबसे पहले मैं ओकार सिंह जी लखावत साहब के पास आना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं, इन 1 सालों में इस सरकार ने इस राजस्थान को क्या दिया? केवल 1 वर्ष समय के हिसाब से व्यतीत नहीं हुआ है जी, बल्कि राजस्थान की दृष्टि से एक विकास के लिए एक नया आयाम खोलने के नाते और समस्याओं से निजात पाने की दृष्टि से भी ये 1 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जो गई सरकार थी उन्होंने लगभग 40-42 हज़ार करोड़ का एक प्लान बजट पेश किया और वो सारा पैसा कहाँ गया, कैसे गया, राज्य की जनता पूछ रही है, राज्य की जनता जानती है। राजस्थान की जनता के पास जब उससे हिसाब किताब पूछा गया तो विकास कहीं उसमें से नज़र नहीं आया, परंतु इस सरकार ने उस घाटे की व्यवस्था और उस कुप्रबंधन जो वित्तीय था उससे पटरी से उतरी हुई जो व्यवस्था थी उसको लाइन पर लाने के लिए एक बेहद तरीके से एक प्रशासनिक कुशलता, वित्तीय प्रबंधन का काम किया और आज हम ये कह सकते हैं कि लगभग 67-68 हज़ार करोड़ रुपए का प्लान की दृष्टि से बजट किया। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, विकास किसे कहते हैं? विकास ये है कि 20,000 करोड़ किलोमीटर की सड़कों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार ने 5 वर्ष के तैयार की और लगभग 5,000 किलोमीटर के लिए कार्यादेश होने के नाते काम चालू करने की स्थिति में आकर के खड़ा किया। हमारे यहाँ जो पंचायतें हैं और पंचायत मुख्यालयों में जिस प्रकार की व्यवस्था है, टूटी हुई सड़कें हैं, चलने के लिए हालात ठीक नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए थे, सरकार ने पहली बार आज़ादी के बाद संभवतः एक ऐसा प्रयास किया कि जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक गौरव पथ से जोड़ने के लिए एक परियोजना तैयार की, विस्तृत परियोजना। और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1/3 जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें टेंडर होकर के कार्यादेश देने का काम हो गया और इस वित्तीय वर्ष में वो काम पूरा हो जाएगा। मैं एक बात शिक्षा की दृष्टि से करना चाहता हूं कि यह हर वर्ष कहीं 500 कहीं 600 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलते हैं। आज़ादी के बाद ये पहला वर्ष है कि जहां हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी और गुणवत्ता वाली होगी और उसमें 5,000 से अधिक 5,988 के आसपास सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोलने के नाते आदेश जारी कर दिए, कहीं साइंस, कहीं कॉमर्स, कहीं आर्ट्स, और जिस प्रकार की आवश्यकता थी उसके हिसाब से इन्होंने काम प्रारंभ किया। मैं एक दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक निवेश की बात है, यहां कोई आकर निवेश नहीं करना चाहता था, इंडस्ट्री में नहीं करना चाहता था, कोई कंपनी नहीं आना चाहती थी। एक पटरी से एक बिल्कुल चरमराया हुआ ढांचा था। राजस्थान अब बिल्कुल टेक ऑफ करने की स्थिति में आया और निवेश औद्योगिक दृष्टि से यहाँ होने लगा, जिसमें कि रोजगार की प्रबल संभावनाएं बनी और रोजगार के लिए काम प्रारंभ हुआ। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की लोक सेवा आयोग हमारे को मिला, जिस प्रकार की सर्विसेज के अंदर कोर्ट में लिटिगेशन हुआ, नौजवान लोगों के साथ जिस प्रकार की ठगी की गई और 1 में से 30 जो मेरिट थी वो एक ही प्रकार के आ गई और जिस प्रकार आरपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा और जिस प्रकार के ये सब कुछ हुआ, नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार हुआ, उससे निजात पाया है और अब रोजगार देने का काम प्रारंभ हो रहा है। प्रमोशंस के काम चालू हुए, नई भर्तियों के काम प्रारंभ हो रहे हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 15 लाख से अधिक नौजवानों को नहीं बल्कि इससे अधिक 20 लाख से अधिक लोगों का होगा। एक विषय आ सकता है विद्यार्थी मित्रों का। विद्यार्थी मित्रों के बारे में एक जितनी बड़ी अड़चन आकर के खड़ी हो गई थी कि अशोक गहलोत जी की सरकार के समय हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनको नौकरी नहीं दे सकते, डीबी ने इस प्रकार का फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने अपील दायर कर ली, उस अपील के अंदर भी हमने उसको विड्रॉ करने का फैसला किया है और हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसका सभी वैधानिक पहलुओं को जांच करने के बाद उन नौजवानों को जो आज एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उसमें से समाधान ढूंढने की दिशा में सकारात्मक रूप से सरकार जो है वो अपना काम प्रारंभ कर रही है।
किसानों का जहां तक सवाल, मैं एक इतनी सी बात कह देता हूं कि किसानों की हालत थी 3-3.5 घंटे उसको बिजली मिला करती थी, आज किसान को 6.5 घंटे दिन में और 7 घंटे रात को बिजली मिल रही है। पहले जो आपके सिंगल फेज बिजली थी वो कहीं 12 घंटा कहीं 13 घंटा, वो भी पूरी नहीं मिल रही थी, लगभग चौपट था, अंधेरा था। आज 21 से 21.5 घंटा सिंगल फेज मिल रही है गाँवों के अंदर, 24 घंटे शहरों में बिजली मिल रही है, और किसानों को भी दिन में 6.5 घंटा और रात को 7 घंटे निर्बाध रूप से खेती के लिए बिजली देने का काम भी हो रहा है। तो भामाशाह जैसी योजना प्रारंभ की है जिसमें से एक नया संबल, एक नया वातावरण बनने वाला है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यह 1 वर्ष, अब राजस्थान को जो आगामी 1 वर्ष होगा, ये हमने इन सब समस्याओं से जूझ करके एक अच्छी कुशल प्रशासन के नाते हमने उसको पटरी में लाने का माननीय वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रयास किया है, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान को बेहतरीन स्थिति से आगे लाने की दिशा में काम प्रारंभ हो रहा है। अर्चना जी, एक सवाल निकल कर आया है, पिछले 5 सालों की जिस तरीके से बखान किया लखावत साहब ने, ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 सालों में सरकार आने से पहले के जो 5 साल थे उसमें कोई काम नहीं हुआ। दूसरा, एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब भी कोई नई सरकार आती है वो हर बार यही कहती है कि पिछली सरकार ने कोष खाली कर दिया, पिछली सरकार ने कोष खाली कर दिया, पिछली सरकार ने कोष खाली कर दिया। ये जुमला क्यों चला रहा है? जिस संविधान की अनुपालन का दायित्व हर केंद्र राज्य सरकार का होता है, उस संविधान में सबसे बड़ी प्राथमिकता एक राज्य सरकार को गठन को लेकर के और जिम्मेदारी को लेकर के यह है कि वो लोक कल्याण के लिए काम करे। सही है। उसमें चाहे राजकोष को घाटे में भी जाना पड़े, तो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, उसका परम दायित्व है कि आम जन जो अपरिहार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे परेशानी नहीं हो। तो अभी लखावत साहब जो परिभाषा सुशासन की दे रहे थे, मैं समझ रही हूँ कि वो अपनी अक्षमता का परिचय देते हुए अपनी उपलब्धियों के स्थान पर अपनी जो कह सकते हैं कि विफलताएं, उनको ढकने के लिए पूर्ववर्ती शासन पर दोषारोपण का काम कर रहे हैं। चलिए, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बताएं, स्पष्ट करें जनता के सामने कि 1 वर्ष होने को आ गया, आपने जो वादे किए, जो आपने अपनी उपलब्धियां बताने का प्रयास किया, उस कसौटी पर आप कितना खरा उतरे। देखिए, हम ये नहीं कहते कि इन्होंने कितने गौरव पथ का निर्माण कर लिया, कितनी सड़कों के लिए पीपीपी मॉडल पर ये चले गए। वास्तविकता तो ये कि 2-3 वादे करके प्रमुख ये आए थे। एक तो युवाओं को रोजगार देने का स्वप्न दिखाया, और ये कहा गया था कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे प्रदेश को, हम यहाँ पर शोषण की अवस्था जो है उसका उन्मूलन करेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या हुई? अपराध की स्थिति में इतना ज़्यादा अनियंत्रित रूप से ग्राफ बढ़ा कि 20%, एग्जैक्ट आंकड़ा बता रही हूँ आपको, हर प्रकार का अपराध राजस्थान में बढ़ा। और सबसे ज्यादा दुख की बात ये होती है कि महिला शोषण की स्थिति ऐसी बनी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल, संयुक्त राष्ट्र के पटल से शोभपूर्ण टिप्पणी राजस्थान के लिए आना पूरे राजस्थान की जनता को शर्मसार करके चला गया। आप कहते हैं खजाना खाली छोड़ दिया, लेकिन सबसे मूलभूत बात ये होती है कि शासन के इकबाल को स्थापित करने के लिए ना पैसे की आवश्यकता होती है, न किसी चीज की रूपरेखा बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर शासन का इकबाल ही स्थापित नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात किया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय खुद के पास रखा, और हुआ क्या? महिला की अस्मत लुटती रही, बच्चे जो है उनका अपहरण होता रहा, माँ की कोख उजड़ती रही, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और जैसे गृह मंत्रालय किसी हैंडओवर हुआ कटारिया जी को, तो उसके 5 दिवस पूर्व तो उनके अधिकारों को मुख्यमंत्री ने खुद के पास ले लिया। युवाओं की बात पर आ गए तो अभी लखावत साहब ने सिर्फ विद्यार्थी मित्रों की जो दुखती रगे उस पर हाथ रख करके और उनको आश्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता ये कि ये वो विद्यार्थी मित्र है जो इनकी सरकार बनते ही 3 महीने बाद उद्योग मैदान में आकर के बिल्कुल डट गए कि हमारे साथ न्याय कीजिए। घोषणा पत्र में बिल्कुल मैनिफेस्टो में था, मैं इसी को विस्तृत रूप से बता रही हूँ। इनके मैनिफेस्टो में वादा था कि जितने भी संविदा कर्मी उनके नियमितीकरण का रास्ता खोला जाए। आपके और भी कई संविदा कर्मी थे, उन सबको सबसे पहले पद मुक्त करने का काम किया। 15 लाख रोजगार देने की जगह लाख के करीब तो संविदा कर्मी सड़क पर आ गए, उनको कटोरा हाथ में पकड़ा दिया। फ्री मेडिसिन स्कीम के बारे में इन्होंने कहा जहर है, जहर है, जबकि वास्तविकता ये थी कि 2 अक्टूबर 2011 को हमने जब इस योजना को लॉन्च किया तो 300 करोड़ के बजट के साथ 300 मेडिसिन उसी दिन हमने लॉन्च की। जनता को राहत भी मिली और उसका कैनवस इतना बड़ा कि जो आबादी से ज्यादा 12 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो गए हमारे शासन के दौरान। ये जैसे देखो, बीच में मत बोलो, आपका अवसर है तब बोलना, उससे क्या होता है पूरा वो बिगड़ता है। आप शांति सुनो, अब आप निकाल के देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रही, पुष्ट तथ्य बता रही हूँ। मात्र 55 मेडिसिन अवेलेबल है और वो भी इस स्तर पर अवेलेबल कि आप जाइए तो आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि फार्मासिस्ट तो आपने पद मुक्त कर दिए, संविदा कर्मी। अब आ जाइए अपनी वर्षगांठ पे,
साहब वर्षगांठ मनानी, ऐसा कौन सा काम कर दिया वर्षगांठ मनाने का भाई? आपने तो हर तबके को दर्द दे दिया, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो। आपका मुल्लमा तो ऐसा उतरा कि 2-3 महीने बाद तो उद्योग मैदान भर गया, विधानसभा सत्र आयोजित होता है, पूरी राजधानी भर जाती है। तो आपके वादों का, आपकी इस वादा खिलाफी जो है ना, उसके खिलाफ पूरी जनता एकजुट हो गई। अब आप क्या करें, वर्षगांठ मना रहे हैं। आपने जब शपथ ली तब तो एक की बलि ले ली, अब 2 दिन के लिए पूरे रास्ते जाम कर दिए। जब तक कर्मचारी टंकी पे नहीं चढ़ता है आप उसकी सुनवाई नहीं करते हो। बेचारी कंप्यूटर शिक्षक महिलाएं जो है दंडवत करती हुई नतमस्तक होकर मुख्यमंत्री के वहां निवास तक कूच कर गई, उनकी सुनवाई नहीं होती है। आप लाठीचार्ज करते हो, आप विद्यार्थियों के जो रिजल्ट है उसको आउट नहीं होने देते, क्योंकि इंटेलिजेंस आपके पास, आपको पता है आप हारने वाले थे निकाय चुनाव पर, उसका फर्क पड़ता, आपने उसको रोक दिया। फिर अचानक ये नतीजे आ गए, आपको आईना भी दिखा दिया जनता ने। फिर आप दंभ की राजनीति करते हो, कहते हो साहब मैंडेट पे मैंडेट मिल रहा है। आप इस चीज को मत भूलिए कि जो मैंडेट आपको मिला है उसमें कांग्रेस के अस्तित्व का मैंडेट भी है। क्यों है उसके अस्तित्व का? क्योंकि जब उपचुनाव होता है तो जनता आपको आईना दिखाती है, जब विश्वविद्यालय का चुनाव होता है तो जनता आपको आईना दिखाती है। आप पूरी तरह विफल। और आप अभी कार्य योजना की बात कर रहे थे, आपकी सरकार में केंद्र के स्तर पर समन्वय नहीं है। आपकी कार्य योजना के 3000 करोड़ को तो रोक दिया केंद्र सरकार ने, क्योंकि उनको ये पता चला कि आप इस मैंडेट का राजनीतिक जो होता है ना, पॉलिटिकल वेंडेटा, द्वेष के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो। और इस द्वेष ने पूरी तरह से समझा दिया कि आपकी नीति और नियत जो है जनता के खिलाफ है, जन विरोधी है। और जन विरोधी नीतिगत फैसले लेकर के आपने इसको वर्षगांठ को जो मनाने का काम किया है, ये काम जनता के जले पर नमक छिड़क। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पे वापस मिलते हैं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। मैं लाहौटी जी के पास आना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी बातें निकल कर आई, लाहौटी जी अपने शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? 65 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने 50 वर्ष तक इस देश में राज किया हो, और वो हमसे 1 वर्ष का हिसाब पूछ रही है। वो 1 वर्ष, जिस 1 वर्ष में इन्होंने जब राज किया, तो ये कौन से बजट की बात कर रहे हैं? इन्होंने मेडिकल की बात कही, बिना बजट प्रावधान के इन्होंने घोषणाएं की। कभी इन्होंने कंबल बांटे, कभी CFL बांटे, कभी इन्होंने और कुछ योजना लेकर आए, और एक कमरे में एक विश्वविद्यालय खोले बिना बजट प्रावधानों के। और वो आज हमसे 1 वर्ष का हिसाब पूछ रहे हैं। एक जनता के नाते हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। मैं आज भी हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं जनता को। किस चीज का हिसाब? इस चीज का हिसाब कि 1 वर्ष में, जिसमें अधिकांश समय चुनाव में निकला हो, हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 15 लाख रुपए रोजगार देंगे। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं राजस्थान के नौजवानों को, और नौजवानों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि 15 लाख से ज्यादा रोजगार राजस्थान के नौजवानों को सरकारी प्रयासों के माध्यम से और हमारे द्वारा पैदा किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोगों को मिलने वाले हैं। दूसरा, जो बजट प्रावधान इन्होंने नहीं किए, हमने कभी ये नहीं कहा आपने बजट खाली, खजाना खाली किया। मुझे बताएं, यहाँ पे रोक रहा हूँ, एक सेकंड रोक रहा हूँ, एक सेकंड। कुप्रबंधन इन्होंने किया है। अगर सरकार आई और उसने कुछ भर्तियां कम कर दी या भर्तियों को कैंसिल कर दिया, फिर आप वापस अगर देखिए, हमने कोई भर्ती कम नहीं किया, ना भर्ती कैंसिल की है। हमने इनके द्वारा किया गया, इनके द्वारा किया गया कुप्रबंधन को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने बिना बजट प्रावधान की भर्तियां दिखाई है। इन्होंने कमरा नंबर 1 में 1 यूनिवर्सिटी, कमरा नंबर 2 में 2 यूनिवर्सिटी, और कमरा नंबर 3 में तीसरी यूनिवर्सिटी। उन यूनिवर्सिटियों में आप रोजगार की साधन सोच सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी में किस देश का नौजवान का भविष्य बनेगा, आप ये सोच सकते हैं। यदि ऐसा ये प्रबंधन कर सकते हैं तो धन्य ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जिसने 50 साल तक देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हम जो काम करेंगे वो ठोस करेंगे, और जो हमने कहा है वो निश्चित रूप से करेंगे। जैसे माननीय लखावत जी ने कहा था कि एक एक चीज का हमने प्रबंधन किया है, हर चीज के इनके कुप्रबंधन को भी ठीक किया है। इस प्रबंधन को ठीक करके आने वाले 4 सालों में इस राजस्थान के नौजवानों को, किसानों को और महिलाओं को, हम चेन तोड़ने वाले लोगों को ये नहीं कहते हैं कि आप लॉकेट पहनना बंद कर दो। हम गहलोत जी की तरह, इनकी सरकार के मुखिया की तरह ये नहीं कहते हैं कि आप सुहाग का, जो आपका जो सुहाग का जो मंगलसूत्र है उसको पहनना बंद कर दो। हम ये कह रहे हैं उसकी सुरक्षा देंगे। निश्चित रूप से आपको अपने सुहाग को पहनने की इजाजत भी देंगे और उसकी सुरक्षा भी देंगे। हमारे राज्य में इस तरह ढक के नहीं चलना पड़ेगा। इस राज्य में नौजवान भी खुला चलेगा तो महिलाएं भी खुली चलेगी। और निश्चित रूप से 4 साल लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से राजस्थान में जितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, मैं ये दावा नहीं कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ रेशियो तो थोड़ा सा जी, जितनी बिजनेस कम्युनिटी देश भर में आप व्यक्तिगत रूप से बात करके देखो, लॉ एंड ऑर्डर ही एकमात्र ऐसा राजस्थान का सिस्टम है। इसको यदि राजीव अरोड़ा जी से कांग्रेस का बैनर हटाकर यदि व्यक्तिगत आप बात करेंगे तो ये भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, राजस्थान
राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ कितना बड़ा लॉ एंड इन्वेस्टमेंट आया राजस्थान में, आज भिवाड़ी है, चौपांकी है, कुसखेड़ा है। आपके समय में तो यूनिवर्सिटियां खुल रही थी, थोड़ी सी माहौल में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। आपके समय में सीएफएल बन रहे थे, आपके समय में कम्बल बन रहे थे, आपके नहीं कुछ नहीं था। आपके समय में बेवकूफ बनाया जा रहा था, सीएफएल बन रही थी, कम्बल बन रहे थे, कोई बजट का प्रावधान नहीं था। 1 महीना पेंशन दी, 1 महीना पेंशन दी और पेंशन योजना घोषणा कर दी। 1 महीना पेंशन। चले चीजें कहीं बदल रही है। मैं राजेश कोठारी जी के पास आना चाहता हूँ। कोठारी साहब, एक चीज जो बार बार निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं अर्थवाद के बीच में कहीं फंसी हुई है, सरकारों के बीच में कहीं अर्थवाद की बातें आती है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, बाकी सारी बातें निकल कर आती है। क्या लगता है आपको? अतुल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट तक आपने जनता का मुफ्त में मनोरंजन करवाया। अच्छा, 15 मिनट, ठीक है। जनता का मुफ्त मनोरंजन करवाया आपने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शब्दों के भ्रमजाल के अलावा कुछ सुनने को मिला ही नहीं। एक ने कहा 5 साल में क्या कर लिया, दूसरे ने कहा 1 साल में क्या कर लिया। एक ने बोला हमने ये करा, दूसरे ने कहा तुमने ये नहीं करा। सवाल ये है कि सर, जनता सवाल मांगती है आपसे कि हमने करा क्या है। सुना था, बहुत शोर सुना था उनके आने का, आए और कब चले गए मालूम ही नहीं चला सर। नहीं हुक्म, मेरे पास सुनिए आप। हम शब्द इस बात से हैं कि 1 साल हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने में ही निकाल दिया हमने। हम गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं, करा तो नहीं ना कुछ भी। हम एमपी के विकास की बात करते हैं, हम अपने राज्य की बात करें, एक नियोजन की बात करें, निवेश की बात करें। मेरे ख्याल से अतुल जी, शायद हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के साथ हमने बहुत बड़ा समझौता करा। एक बात सुनी, एक कमरे में शुदाल खुले, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, बंद कर देते यार। साल भर था हमारे पास में, क्या करा हमने? क्या हम किसी न किसी रूप को उसको मौन स्वीकृति दी हमने कि कोई बात नहीं, हमने मेट्रो चलाया सा, चली नहीं चली, एक और खोद दिया। यहाँ पे क्यों खोद दिया भाई, किसका पैसा है ये? इनका जवाब जनता हमसे मांगती है, जवाब इनके पास में नहीं है। अरे जो चला तो उसको चला देते, 3-3, 6-6 में एक गलती उन्होंने करी, दूसरी गलती हमने करी। उसको वो जो 3-4 ट्रेनें पड़ी, उसको यार्ड को कूड़ा कचरा करके पटक रखा हमने। किसके जवाब दे इसके ऊपर? किस हेरिटेज की हम लोग बात करते हैं सर, जब हम खुद खिलवाड़ करने को तैयार हैं? वो मैंडेट क्लियर नहीं है। अर्थ के रूप में बात करना चाहते हैं, 1 साल भर में शायद ही कोई पॉलिसी इनिशिएटिव सरकार का आया हो। और जब जनता ने इतना स्नेह दिया उनको, वो लोकसभा हो, वो राज्यसभा हो, वो विधानसभा हो, वो पंचायत हो, हर जगह सरकार, जनता इनके साथ खड़ी रही है। पर आउटकम ना कहें तो बेहतर है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा सर। बोलिए। किसी भी शासन की जो बात होती है वो क्रेडिबिलिटी और गवर्नेंस की बात होती है सर। वसुंधरा जी जैसे कृष्णमय नेतृत्व के धनी, मुझे नहीं लगता कहाँ वो चीजें उनसे मिस हो रही हैं। जादुई व्यक्तित्व है उनका। आज भी अगर यहाँ खड़ी हो जाए, इस लोग प्रोग्राम छोड़कर उनकी तरफ चले जाएं, पर गवर्नेंस एंड क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। और हम कोई भी इंडेक्स ले लें, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स ले लें, हम विकास का इंडेक्स ले लें, सिर्फ ये कहने से कि पूर्ववर्ती सरकार खराब थी, हम अच्छे तो अच्छा करिए ना सर, कौन रोक रहा है आपको? इतना लंबा समय बीत गया ना, हम कुछ कर पाए। मैं आपको एक और ध्यान देना चाहता हूँ आपको मैं, जैसे आज विश्वविद्यालय के जो हालात हैं, दयनीय अवस्था में। अच्छा बच्चा राजस्थान में रुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको कुछ मिलता नहीं यहाँ पर। चले क्योंकि उसको लगता है कि मैं यहाँ रुक कर करूंगा क्या, और जो अफोर्ड कर रहा है वो पास दिल्ली जा रहा है, वो पूना जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है। वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो हमें क्रिएट करना था, एक वीसी अचानक चला जाता है, एक अपॉइंट होता नहीं है, मतलब वो प्राथमिकता वाले इश्यूज नहीं है सर। जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, नंबर 1, आर्थिक मोर्चे पर जो उम्मीद थी वो हम किसी रूप में पूरा नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए, यही बता पाएंगे। सिर्फ ये कहना कि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए हमने भी ऐसा नहीं करा, 1 उंगली हमने उठाई, 3 उंगली हमारे तरफ उठ गई, ये कहानी पूरी हो गई। विजय गोयल जी के पास आना चाहता हूँ सर। क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर 1 साल में जो परिवर्तन आए हैं, व्यापारिक परिवर्तन, किस तरीके से औद्योगिक परिवर्तन, इन सारी चीजों पर क्या बात करना चाहते हैं? जो कार्य इनके घोषणा पत्र में थे, वो घोषणा पत्र नेचुरली 5 साल के लिए होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार आ रही थी, जिस तरह से वसुंधरा जी के प्रति व्यापार जगत को उम्मीदें थी, वो ये था कि 1 साल में घोषणा पत्र की काफी कुछ बातें पूरी हो जाएंगी। आज जो घोषणा पत्र में 1 साल में पूरी हो जाएगी,
ऐसा लग रहा था, व्यापारी वर्ग को लग रहा था। नहीं, काफी कुछ पूरी हो जाएगी। घोषणा पत्र का हम लोगों को ये उम्मीद थी कि कम से कम 30% 35% पार्ट तो एक वर्ष में ही ये सरकार पूरा कर लेगी, ऐसा हमें उम्मीद थी। जैसा कि जो कुछ बातें थी इम्पोर्टेंट, कि जो कुटीर उद्योग थे, जो हमारे MSME थे, बिल्कुल उसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया। हमारे पास में जितनी भी बातें थी कि खनिज को उद्योग में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, उसकी बातचीत कहीं ना कहीं उड़ गई। ठीक है, एक केवल सोलर में जरूर हमने पोल्यूशन के मैटर को लेके उसको हमने हरित श्रेणी में डाल दिया, लेकिन जितनी पॉलिसीज आने की बातचीत थी, चाहे वो टूरिज्म के ऊपर थी, चाहे वो हमारे ग्लास एंड सैनिटरी के ऊपर थी, हमारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर थी, वो सारी की सारी पॉलिसी, टेक्सटाइल के ऊपर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आने वाली थी, हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी भिलवाड़ा के लिए कुछ किया था ना, वो सब हिस्से में यदि पॉलिसी आती है तो वो पॉलिसी पूरे राजस्थान के ऊपर तो लागू नहीं हो सकती। यदि पूरी की पूरी हमारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी चाहिए, वो आना जरूरी है। आज हमारी रिको है, रिको का काम बेसिकली इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए है, लेकिन रिको रेगुलेटरी बॉडी के रूप में ज्यादा काम करती है, बजाय इसके कि वो इंडस्ट्रीज को अपनी सब तरह से मदद करे। आज हर व्यक्ति को, हमारे इंडस्ट्री को ये परेशानी है कि ज़मीनें बहुत महंगी है और ज़मीनें उपलब्ध भी नहीं है। इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकले। ठीक है, कुछ राज्यों ने ऐसे रास्ते निकाले हैं कि छोटी इंडस्ट्री के लिए सरकार ने कुछ इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं और उसको किराए के ऊपर दिए हैं MSME इंडस्ट्रीज को। वो यहाँ पे भी होना चाहिए। हमारे तो ये एक चीज और है, जो आपका अजमेर रोड पे जो सेज और ये सारी चीजें थी, दो बातें ये और क्यों नहीं इसके ऊपर डेवलपमेंट कर, दो बातें और कहना चाहता हूँ कि हमारी 40 की एक डिमांड थी कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो हमारे पास है, हमारे पास व्यापार विभाग नहीं है, ठीक है, बिजनेस विभाग नहीं है। एक यदि बिजनेस विभाग होगा तो ट्रेडर्स की समस्या सुनने के लिए कोई भी नहीं है। ये हम बार बार कहते हैं कि ट्रेडर्स अपनी वैट की समस्या लेके जाए, टैक्सेशन की समस्या लेके जाए, बाजार की समस्या लेके जाए, गंदगी की समस्या लेके जाए, तो उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की तो बात सुनता है, उस ट्रेडर्स की बात नहीं सुनता। उस सर्विस जो विभाग, जो सर्विस अपना सेक्टर है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही बने, एक विभाग ट्रेडर्स का बनना चाहिए। चले, सरकार की दो बातें और इम्पोर्टेंट थी साहब ट्रेडर्स के लिए, बताएं जल्दी से। एक दुर्घटना बीमा योजना की बातचीत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और ये हमारी भी बहुत पुरानी डिमांड थी। दूसरी, उन्होंने घोषणा की थी कि ये 2 लाख रुपए तक काम करेंगे। ठीक है, एक किसान क्रेडिट कार्ड की तरह से ट्रेडर्स क्रेडिट कार्ड बनाने की भी योजना थी, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। मैं, आप जो कॉरिडोर की, अतुल जी आप बात कर रहे थे, कॉरिडोर के बारे में विभाग तो सरकार ने बना दिया जी, मान लिया, लेकिन वो विभाग इफेक्टिव नहीं हो पाया, और जब तक वो कंपनी या कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के उस बेनिफिट को नहीं उठा पाएंगे जो राजस्थान में 39% हमारा शेयर होते हुए भी हम उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और हमारे साथ में बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हैं, जो कर्मचारी महासंघ से ताल्लुक रखते हैं। महेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं पिछले 1 साल की सरकार के बारे में? देखें, वर्तमान सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनसे जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इनका पिछला कार्यकाल अगर देखें तो जनता को, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, बहुत कुछ देने की कोशिश भी की और बहुत लोग संतुष्ट भी थे। लेकिन इस 1 साल में अधिकांश समय चुनावों में, उसमें आचार संहिता में निकला है, लेकिन सरकार की नीति और नीयत साफ होती है तो निश्चित रूप से उम्मीद बनी रहती है। और वर्तमान सरकार ने जो कर्मचारियों के लिए अगर जो कुछ किया है, कि जो अब तक की डीपीसी थी 2013-2014 की, कर्मचारियों की सारी डीपी से जो है पूरी कराई है, और जो संविदा कर्मचारी थे, जो संविदा पे काम करते थे, उनको नियमित करने के लिए एक कमेटी के जो है उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब की चेयरमैनशिप में बनाई है। और अन्य जो है, अभी आपने देखा होगा कि 20% का इजाफा जो फिक्स वेतन लेते थे उसमें भी किया है, और कुछ करने की योजनाएं। हमारा सरकार से बराबर संवाद बना हुआ है,
हमारा डायलॉग बराबर बना हुआ है और इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि कर्मचारियों को जिस तरह से पूर्व सरकार ने साल के चुनावी वर्ष में जो घोषणा की थी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि चुनाव की साल में नहीं जाएं, चुनाव से पहले पहले कर्मचारियों की जो घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं वो वायदे पूरे हों। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद भी है, क्योंकि पिछला शासनकाल अगर हम देखें तो कर्मचारियों को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा था, लेकिन वर्तमान में जैसे हमारी बहन अर्चना जी ने कही थी कि हमारे विद्यार्थी मित्रों की जो बात थी, विद्यार्थी मित्रों का एक न्यायालय का जो निर्णय हुआ था उसकी वजह से कुछ कठिनाई आई है, लेकिन सरकार उसमें संवेदनशील है। हमारी सरकार से वार्ता भी चल रही है और सरकार उसमें कोई जो है कोई रास्ता निकाल रही है और विद्यार्थी मित्रों को भी उसका न्यायालय के निर्णय के अधीन जो है कार्यवाही होगी, उनको न्याय मिलेगा निश्चित तौर से, पर लेकिन कानूनी पेचीदगी को दूर करते हुए मिलेगा। इसमें समय लग रहा है। और अजय अग्रवाल जी मेरे पास बैठे हैं यहाँ पर फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजमेंट से। सर, जहाँ टूरिज्म की बात करते हैं, 1 साल हो गए और इवेंट मैनेजमेंट का जितना भी काम है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म पे आके टिकता है जयपुर के अंदर टूरिज्म के हिसाब से। क्या लगता है पिछले 1 सालों में जिस तरीके से जगह जगह, चाहे आमेर हो चाहे कहीं पे भी हो, अलग अलग प्राइवेट संस्थाओं को जहां बात करनी पड़ रही है या प्राइवेट संस्थाओं को जगह दी जा रही है, क्या लगता है आपको कि क्या आते समय में कहीं टूरिज्म को डेवलप कर पाएंगे? राजस्थान में अतुलित क्षमताएं हैं, यहाँ पे अपना हेरिटेज है, कल्चर है, सारी चीज़ें हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। तो हमारे को उम्मीदें बहुत थी कि नई सरकार आई है तो इसको काफ़ी आगे लेके जाएगी और कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी या ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा, आर्ट कल्चर के प्रति भी लगाव बढ़ेगा। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उम्मीदें हमारे को सबको हैं, पर ये जो कहानी है कि सब अभी साल पूरा नहीं हुआ है, क्या हम लास्ट के साल में चुनावी साल के अंदर ये करें, वो उम्मीदें नहीं है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है वो लोग भी काम कर रहे हैं, लास्ट के साल में जनता सब जानती है, सब वही वाली बात है। इसलिए काम करने की एक क्षमता है। उम्मीद है कि सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं। सरकार के मंतव्य भी अच्छा लगता है क्योंकि जिस हिसाब से पिछले वाले सेशन में भी हुआ था। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जैसे आमेर फोर्ट के ऊपर की जो रेस्टोरेंट हैं, बाकी जगह के लोग हैं, वो प्राइवेट लोगों को देने की बात चल रही है, क्योंकि आरटीडीसी जैसी इतनी बड़ी संस्था को खत्म करके अगर प्राइवेट लोगों को दे दिया जाए और वो कॉफी 400 रुपए में बेचे, वहां तक चल सकता है, पर आरटीडीसी अगर 25 या 30 रुपए या 40 रुपए में कॉफी बेच रही तो वो नहीं चल रहा। देखिए, डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं आरटीडीसी का भी रहा होगा कि जो उसको रंग से नहीं चला पाया, वरना इतनी बढ़िया संपदाएं हैं जो चलाने में बहुत अच्छी हैं। आज अगर प्राइवेट क्षेत्र में इसको दे रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली के कारण से उनको दिया जा रहा है कि वो चला नहीं पा रहे उसको, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। पर ऐसा नहीं हो कि वो प्राइवेट हाथ में जाने के बाद में पब्लिक के हाथ में नहीं रहे। हो सकता है पब्लिक के हाथ में जाने में या एक ऐसे क्षेत्र में जाने पे उन क्षेत्रों का विकास ज्यादा हो, मैं इसके प्रति मैं ये नहीं कहूँगा, पर सरकार को इनके ऊपर अपनी निगरानी रखनी चाहिए। इन सब चीजों को बढ़ावा देके कि बाहर का टूरिस्ट यहाँ पे है, यहाँ आर्ट और कल्चर को बढ़ावा मिले और ये चीजें डे बाय डे के अंदर साथ में बढ़ती जाएं। ऐसी कोई पॉलिसी इनको यहाँ पे बनानी चाहिए। इवेंट के बारे में, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए क्या मांगते हैं आप राजस्थान? देखिए, मैं मानता हूँ एक तो इंडस्ट्री की श्रेणी यहाँ पे मिलना चाहिए, उद्योग का दर्जा जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इन्होंने यहाँ पे सिनेमा को दे रखा है, ना इसको दे रखा है। राजस्थान में, जयपुर में शूटिंग्स बहुत होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाग आते हैं, उनको किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलता। इवन दो जो वहाँ आते हैं तो उनको परेशानियों का सामना और करना पड़ता है। इस क्षेत्र को अगर बढ़ावा दिया जाए तो इवेंट, उद्योग, शूटिंग वगैरह के अंदर राजस्थान में, जयपुर में अपने आप में बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ इतनी हवेलियाँ, इतने किले हैं जो अपने आप के अंदर एक पूरा समेटे हुए हैं, इतिहास समेटे हुए हैं। तो अगर सरकार इस तरह की पॉलिसी को लेके आती है तो इस इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिल सकता है। हम उम्मीद करेंगे सरकार इस तरफ ध्यान दे। चलिए, अपरा कुच्छल जी मेरे पास बैठी हैं जो कि खासकर फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के हिसाब से कहीं अगर देखा जाए, दूसरे तरीके से अगर आम अगर श्रेणी में ले लूँ अगर इस राजस्थान की पूरी सरकार को, तो आप एक महिला होने के नाते क्या कह सकती हैं? जैसे कि आपको पता है, फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन हमारे बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, 600 विमेन एंटरप्रेन्योर्स है। और जब क्लासिफिकेशन होता है हमारा, तो हम देखते हैं कि ज़्यादा जो औरतें हैं वो टूरिज़्म रिलेटेड घर में ही होटल्स चलाती हैं, ज्वेलरी का काम करती हैं, या फिर कपड़ों का काम, गारमेंट्स का काम करती हैं। तो अगर गारमेंट्स का बात करें, जो लेडीज़ हैं वो अपनी पॉलिसीज़ से रिलेटेड बहुत खुश है। टूरिज्म से बात करें तो बिल्कुल भी लेडीज़ खुश नहीं है, क्योंकि जो वो चाहती थी कि ये एक इनिशिएटिव मिलेगा, एक एडवांसमेंट मिलेगा, वो उनको नहीं आया है। प्लस औरतों से रिलेटेड इतनी सारी पॉलिसीज़ है जिनकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है।
तो एज अ लेडीज विंग, एज अ फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रेजेंट गवर्नमेंट पे कि एक ऐसा 1 पॉइंट स्टॉप होना चाहिए जहाँ पर जितनी भी विमेन रिलेटेड पॉलिसीज है उनकी जानकारी मिले, उनके बारे में सारा अपडेशन मिले। अगर मैं बात करूंगी सफाई व्यवस्था से लेके, क्योंकि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने सफाई व्यवस्था के लिए भी बहुत सारा काम किया है। प्लास्टिक्स का पहले भी वही हाल था, प्लास्टिक की थैलियों से अभी भी वही मेहनत है हर जगह। एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें, डेफिनेटली सफाई बहुत ज़्यादा हुई है बाहर के इलाकों में, पर अगर आप ट्रॉमा विभाग के आसपास जाएं या अंदर के एरियाज में जाएंगे, अभी भी बहुत ज़्यादा गंदगी बाकी है। तो कुल मिला के रादर देन एक ब्लेम गेम खेली जाए, मेरे को लगता है कि स्ट्रैटेजिकली प्लान करना चाहिए कि आगे किस तरीके से हमको चीज़ों से डील करना है। विमेन सिक्योरिटी की बात करें तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट आया है, पर बहुत आना बाकी है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारी लेडीज़ आईटीआई में जाने से बहुत ज़्यादा खुश है और आईटीआई में स्किल डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, इंक्यूबेशन वगैरह बहुत ही बढ़िया राजस्थान के अंदर आईटी में हो रहा है स्किल डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, हम लोग 3 आईटीआईज के साथ काम कर रहे हैं और बच्चियां आना चाहती हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए एनरोल करती हैं और बहुत सारी क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट। मैं यहाँ पर आता हूँ, सुभाष गोयल जी के पास आ जाता हूँ। एक बार मैं ले लेता हूँ आगे की पैनल को पूरा। सुभाष गोयल जी, चांदपुर व्यापार मंडल से, कहा जिस तरीके से आप लोग व्यापार मंडल वाले पिछले दिवाली को भी बड़ी मुश्किल से मना पाए थे, मैं बात वहीं ले जाके छोड़ देता हूँ। क्या कहना चाहते हैं 1 साल की सरकार? आपके जनमत के माध्यम से ये आपसी रोष विवाद नहीं करा करके एक विकास की बातें करें कि चाहे आप मार्च करें, चाहे राजस्थान की करें, चाहे जयपुर की करें, कि जयपुर में विकास कैसे हो और क्या कमी है, इसके सुझाव हमको दी जाए तो हम उसके लिए ज़्यादा अच्छा समझेंगे इसको, कि बजाय एक दूसरे ने 15 साल में क्या किया, 40 साल में क्या किया, हमको उन बातों पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि 5 साल की सरकार आई है तो सरकार को अच्छे सुझाव देवे। आज हम कहेंगे, हम व्यापारियों की ओर से सरकार के साथ है, आप तन मन धन से तैयार हैं। हम कहेंगे जैसे कि आज सफाई का मैटर भी आया था, तो इससे पहले भी असवाल जी के टाइम में भी हमारा चांदपुर बाजार ने, हम उनको स्वचालित जो बैटरी से चलने वाली, जिससे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा, कचरा उठाने वाली गाड़ी भी 3-3 लाख रुपए की दी है और आगे भी डस्टबिन भी हम सभी व्यापारियों गाड़ियाँ हैं अभी भी? बिल्कुल हमने दी थी। हम चाहते हैं गाड़ियाँ भी है कि आपने गाड़ी वो प्रॉपर सर्विस नहीं है साहब उसकी। चले मैं वो भी पूछना चाह रहा था, उसकी सर्विस नहीं है। हम आगे भी करना चाह रहे हैं शौचालयों के लिए, छोटी छोटी बातों का। नए मेयर साहब से बात हुई कि वो गाड़ियाँ दी थी, उनका क्या किया? तो छोटी छोटी नहीं मिला है, मुलाकात मेरी नहीं हो पाई थी, लेकिन छोटी छोटी समस्या है। मैं सरकार से भी चाहूँगा कि छोटी छोटी समस्याओं को भी सुधार करे। चाहे रोड के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, रोड का पेचवर्क नहीं हो रहा, रोड की टूटी हुई है, वो टूटी पड़ी है। तो क्या इनका एक सालाना ईयरली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, जिससे कि रोडें ठीक हो, शौचालयों की सफाई हो, और एक जो कचरा है, हम कचरा इकट्ठा करना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसका एक वहाँ से उठ करके निस्तारण होना, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम सहयोग करने को तैयार है, हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। ये प्रॉब्लम ही आ रही है ना, आप आगे बढ़ के सहयोग करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं साहब, अब तो ये तो मैं कैसे बोलूं, लेकिन मैं आगे बढ़ के सहयोग देना। आज जनता को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए और रोड चाहिए। अगर ये तीनों सुविधाएं अच्छी मिलने लग जाएगी, रोजगार की तो अपन ने बात कर ही ली, रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। एक जो आज ट्रांसपोर्टेशन का भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मैं और एक बात और कहूँगा मैं, कि ये जो आज 2 साल पहले मेट्रो चलने का प्रोजेक्ट था, वो आज तक नहीं चला। हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि बैरिकेड्स के लिए 6 महीने का समय दिया था, 4 महीने हो गए, लेकिन हमको कुछ लग नहीं रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको समय से काम पूरा कर दिया जाए, ताकि व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं और जनता को भी परेशानी। राजीव अरोड़ा साहब, नहीं, सबकी बात मैंने सुनी। पहली तो मेरे विद्वान मित्र सामने बैठे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, ये जनमंच है इस सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का, ना कि 65 साल के कांग्रेस के राज का या 5 साल कांग्रेस ने क्या करा। हमको जनता सुनना चाहती है कि आपका घोषणा पत्र आया था, आपने बहुत सारे वादे करे थे। मैं चाहता था कि दोनों मेरे मित्र बताते जनता को कि ये 25-50 वादे हैं, ये हमने पूरे करे हैं, बाकी हम इतने दिनों में पूरा करेंगे। क्या होता है कि जब सरकार बदलती है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है युवाओं की। इस वक्त इस देश को हम सबसे ज़्यादा युवा राष्ट्र मानते हैं पूरे विश्व के अंदर। फेसबुक का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व रहा, इंटरनेट का, ट्विटर का महत्व रहा। तो युवाओं की बहुत सारी भावनाएं थी, बहुत सारी इच्छाएं थी, और इस बदलाव का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम बना तो युवा बने, और सबसे ज़्यादा धोखा हुआ तो युवा के साथ हुआ। जब 15 लाख लोगों के रोजगार की बात करते हैं, 1 वर्ष बीता, 3 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था,
3 को नहीं मिला होता 2.5 को मिला होता, 2.5 को नहीं मिला होता 2 को मिला होता, 2 को नहीं मिला होता 1.5 को मिला होता, 1 को मिला होता। कुछ तो बता के जाओ। आज 1 साल हुआ है कि हमने 1 लाख को दे दिया, या अगले वर्ष हम 6 लाख को देंगे, या हम अगले 4 वर्षों में 3,75,000 को देंगे हर वर्ष। कोई रोड मैप नहीं है, खाली बातें हैं, वादे हैं। आगे का हमने रोड मैप तैयार करा है, इसे जनता खुश होने वाली नहीं है। छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि चुनावी मैनिफेस्टो की सारी बातें होती है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखिए कोई सी भी सरकार, मैं आपको बताऊं, हमने तो कोशिश करी थी कि हमने मुख्य सचिव के सामने, अधिकारियों के सामने कह दिया था घोषणा पत्र है, ये गीता कुरान बाइबल है, इसके आधार पर काम करेंगे, और हमने कोशिश करी पूरा करने की। जनता ने जो निर्णय दिया उसको हमने सहर्ष स्वीकार करा, मान लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जनता को छलावा क्यों लगता है? बड़ी बात करी जा रही है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए हमने। डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए, विश्व की स्थिति के बारे में सबको मालूम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। $125 बैरल का तेल था, क्रूड ऑयल, जो 68 रह गया। 50% दाम कम हुए, और हमारे दाम कम हुए 8% और 11%। दूसरी बात, अब महंगाई कम होगी क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए। ये जितने व्यापारी बैठे हैं ये सब महंगाई कम कर देंगे। अरे राजस्थान की रोडवेज तुम्हारी है, रोडवेज का बस का किराया कम करा क्या? अब मैं पूछना चाहता हूँ, रोडवेज बस का किराया कम हुआ क्या? रेलवे का किराया कम हुआ क्या? जब नहीं हुआ तो डीजल कम हुआ, पेट्रोल कम हुआ, सबसे पहले सरकार कदम उठाती कि रोडवेज हमारी संस्था है, हम उसका किराया कम करेंगे, तो व्यापारी भी और चीज़ कम करते। व्यापारी को कहा जाता है कि आपने साहब सब्जी के दाम नहीं करे, आपने दलहन के दाम कम नहीं करे, व्यापारी पहले करता है। लेकिन सरकार की भावना कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में कोटा की घटना हुई, पाली की घटना हुई, कल ही हुई है पाली की घटना, बीकानेर की घटना हुई, उससे मालूम पड़ता है जयपुर में महेश नगर की घटना हो गई हो और चाहे वैशाली नगर की घटना हो कि सुरक्षा की स्थिति क्या है। तो मेरे ख्याल से 1 साल की उपलब्धियां जो होनी चाहिए थी वो नहीं रही। हम चाहते हैं कि सरकार बनी है, 4 वर्ष इसको और काम करने का मौका है। जनता चाहती है कि अगली बार या जनमंच हुए 1 साल गुजरने के बाद में तो कुछ उपलब्धियों के साथ आए, जनता की आकांक्षाएं पूरी हुई। सबकी इच्छा ये है कि जनता को राहत मिलनी चाहिए। हमारी भूमिका जनता की बात इनके सामने रखने की है, काम इनको करना है, ये करके बताएं। पीछे से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो गुणवत्ता की बात की थी, मैडम ने स्किल डेवलपमेंट की बात की। गुणवत्ता का मतलब होता है कि जो चीज मिल रही है उसको देने वाला मैन पावर उसकी स्किल को रखता हूं। आज आपके स्कूलों में 12 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। 9वीं और 10वीं में कंप्यूटर एजुकेशन उनके पेपर होंगे। एक भी टीचर नहीं है। अब वो एजुकेशन की बात कर लो पहले, क्वालिटी हम देखते रहेंगे बाद में। एजुकेशन ही नहीं। मेरे छोटे भाई लाहौटी जी जो बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि चेन पहनना बंद कर दो। कांग्रेस सरकार कहती, कांग्रेस पार्टी कहती चेन पहनना बंद कर दो, लॉकेट मत पहनो। अरे मुद्दे पे आ जाओ। मेरी बात सुनो एक मिनट, मैं मेरी बात सुनो। मुद्दे पे आ जाओ। इनके राज में तो चेन पहनने वाले कोई उठा के ले जा रहे। 1 महीने से इनकी लड़की गायब हुई है। 1 महीना हो गया आज पूरा, ना वो मर गई है या जी रही है। यहाँ थाने पे आते आते 1 महीना हो गया। 1 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। मेरे सामने जो भाजपा नेता बैठे हैं सर, सीधी बात कर लीजिए, सीधी बात, एलिगेशन पे बात मत करिए, सीधी बात कर लीजिए। सिर्फ मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ साहब, अभी ये चर्चा चली कि भाई साल भर चुनाव में निकल गया, इसमें निकल गया, उसमें निकल गया। भाजपा के नेताओं ने कहा हम काम नहीं कर पाए, फिर जश्न किस बात का मनाया जा रहा है ये तो पूछूं साहब। गरीबों की भी सुन लो साहब। गरीबों की स्थिति ये कि सरकार ने आते ही गरीबों की भी सुनो साहब, गरीबों की बात का जवाब दे दो। बोलो। आप जिसको रेवड़ी कहते थे, गरीब में 300 रुपए की मजदूरी करता है और अस्पताल में जाता है, उसको दवाई मुफ्त नहीं मिलती और 500 रुपए का पर्चा डॉक्टर पकड़ाता है। उसके दिल से पूछो, जिस माँ का बच्चा फिरौती में मर गया, फिरौती नहीं है लाहौटी जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। अरे एक सेकंड सुनो, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, जवाब बाद में देना, पहले सुन लो। आप जनता इकट्ठी करके भाषण दो ना। अरे आप पहले सुनो। अरे मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की, अरे आप बोल नहीं पा रहे हो। आप मेरी कौन सी दवाई? अरे बीपीएल वालों का राशन नहीं। जितने भी क्राइम जयपुर में हुए उन सभी क्रिमिनल्स को
बिहार और यूपी नहीं, नेपाल तक से पुलिस पकड़ लाई है, और यह ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। मुद्दे मैं वाली आपको बात पे बता आए देना अपन। चाहता हूँ, मुद्दे वाली बात पे आए। पुलिस अपना काम बेखूबी कर रही है, मुद्दे वाली और बात पे इतना आए। अच्छा काम पुलिस कर रही है, और इतना अच्छा काम सरकार कर रही है, आज तक के प्रशासन में नहीं हो पाया है। मैं लगाव साहब के पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। लगाव साहब, बहुत सारी बातें, कहीं ना कहीं आप देखिए हर सरकार में रोष रहता है, आम जनता के पास हर सरकार में रहता है, और कहीं ना कहीं जब पार्टी की आत्माएं आ जाती है तो रोष ज्यादा बड़ा हो जाता है। मेरे मित्र ने एक बात कही कि महिलाओं की अस्मत और महिलाओं के अपराध की बात इन्होंने कही। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि बाबूलाल नागर जी अभी भी जेल में महिलाओं के मामले में अंदर है। मेरा कहना है महिपाल जी मदेरना अभी जेल में ही बंद है। सूरवाल के अंदर थानेदार को जिंदा जला दिया गया। इसलिए मेरा ये कहना है कि पहले खुद के बारे में आकलन ढंग से कर लें, और कानून और व्यवस्था के बारे में यदि एक छोटी घटना भी हुई है तो दुर्भाग्यशाली है, उसको कोई सराहना नहीं कर रहा है, मेरा ये कहना है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर के मेरे कोठारी जी ने एक बात कही, विश्वविद्यालयों के बारे में बात कही, वीसी के बारे में बात कही। जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती मामले में जो क्वालिफाइड नहीं लोग थे उनको प्रोफेसर बना दिया और एसईडी को केस दर्ज करना पड़ा। मेरा यह कहना है कि आचरण और व्यवहार में सबको उतारना पड़ेगा। ये सरकार उन सबको ठीक रास्ते पे लाने का प्रयास कर रही है। नौजवानों के रोजगार का एक विषय था, तो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का गठन कर दिया गया है। जो भी नॉन गजेटेड पोस्ट 3600 से पे बैंड जो कम वाला है उसकी भर्ती के लिए अलग से एक कमीशन बना दिया गया है, उसकी भर्ती के लिए करना चाहते हैं। और मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता था कि आज कोई आरोप प्रत्यारोप करते, पर इनके केंद्रीय नेता गुलाम नबी आजाद आकर यदि गोरान साहब के जयपुर में आकर वकालत करते हैं, और वही गोरान साहब के बारे में जिस प्रकार के एफआईआर और मुकदमे सामने तथ्य आए, मेरा यह कहना है कि जांच हो जाने दीजिएगा, और जांच के बाद में इस आरपीएससी को ढर्रे में आने दीजिए। सारी ब्याज सहित जितनी भर्तियां हैं उन सबकी भर्तियों के रास्ते खोल दिए जाएंगे। पर आप चाहते हो क्या कि भर्ती होने के बाद एक ही परिवार और एक ही जाति के 30 मेरिट में आ जाए, पर्चे आउट कर दें, यूपी में जाकर राजस्थान के पर्चे आउट कर दें? क्या इन नौजवानों के साथ ये न्याय करना चाहते हैं? 99% भर्तियों को हाईकोर्ट ने रोक दिया क्योंकि वो दूषित थी, पक्षपातपूर्ण थी। हम ऐसी भर्ती नहीं करना चाहते। एक बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी के बारे में जब योजना बनाई गई उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? बोलने की जरूरत है ना, बोलिए ना जरा कि इस राजस्थान में एक अच्छी पहल को किया जा रहा है। घोषणा पत्र के बारे में इन्होंने एक टूरिज्म की बात कही। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर वीकेंड पर जितना पड़ोसी राज्यों के लोग यहां पर्यटन के नाते आते हैं, तीर्थाटन के नाते हैं, उसके अंदर कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वीकेंड के ऊपर आपके होटल के कमरे यहां उपलब्ध नहीं होते। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सारी कमियां मत ढूंढो। हाँ, हम ये नहीं कहते कि साहब हमने सब कुछ स्वर्ग बना दिया है, ये बात मैं नहीं कहता, कोई भी सरकार नहीं कह सकती, परंतु हमारी बोनाफाइड्स में कमी नहीं। दूसरी बात, एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, फिल्मों की आपने बात कही। इस सरकार ने पहली बार राजस्थानी फिल्मों के अनुदान को बढ़ाने का काम किया। उसके लिए वातावरण को ठीक करने का काम को हम प्रारंभ कर रहे हैं ताकि यहां पर उस प्रकार के रास्ते खुल सके। गोपालन का पहली बार अलग से एक मंत्रालय बना है। राज्य की 100% जनता को इस बात का राहत और प्रशंसा की बात कहनी चाहिए थी। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में कभी नहीं बोलता हूं, अगर ये परंपरा शुरू करोगे दिक्कत आएगी। और इसलिए मेरा कहना बहन, एक बात को तो सुनो कि राजस्थान में एक अलग से हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जिसने इस प्रकार का काम प्रारंभ करके इस गाय की दृष्टि से गौ माता को बचाने के नाते प्रारंभ किया है। और दूसरी बात, पहली बार 2 ही बार सरकारें, या तो भैरव सिंह जी की गवर्नमेंट ने किया या वसुंधरा जी की सरकार ने किया, कि हमने पंचायतों का पुनर्गठन किया, छोटी छोटी पंचायतें बनाने का काम किया ताकि विकास की दृष्टि से हमारे पास जितने आयाम हैं उनको ठीक प्रकार से हम पूरा कर सकते हो। और फिर एक बात इन्होंने कही, छात्र संघ के चुनाव में ये हो गया। मेरा एक निवेदन करना, सर, ये साप्ताहिक परीक्षा में पास होने वाले 6 माही में फेल हो गए, मासिक परीक्षा में इनकी सरकार फेल हो गई, और वार्षिक परीक्षा में आप फेल हो चुके। एक वीकली परीक्षा से इतने इतराओ मत। मेरा इतना सा कहना है, अभी आने दीजिए। अभी स्थानीय निकायों के चुनाव का परिणाम आपके सामने आया, वो भी जनादेश है। 6 मेयर इनके थे जिन्होंने कुशासन, हम ज्योतिबाई को ढूंढते रहे थे 5 साल तक। अर्चना जी, इस बात में तो हमारा समर्थन करो। कुल मिला के उनसे मुक्ति मिली है। शहरों को अब विकास की दृष्टि से नया रास्ता चलेगा। और आप विश्वास कह सकता हूं मैं, सुनिए, बीच में बोलने की आदत मत डालो।
आप हेरिटेज की बात करना चाहते हैं, मैं कहता हूं मीरा का स्मारक बना, इस अगस्त महीने में 58,000 लोगों ने आकर उसको देखा, आपकी जुबान से नहीं आता। गोगा जी का स्मारक बना, उस पर बोलने के लिए आप तैयार नहीं। बप्पा रावल का हम काम कर रहे हैं, बोलने को तैयार नहीं। हमने गोविंद गुरु का काम किया, बोलने के लिए आप तैयार नहीं। हमने जांबाजी का काम शुरू किया, आप बोलने को तैयार नहीं। हमने तेजाजी का काम शुरू किया, आप बोलने को तैयार नहीं। हमने राणा साहब को बनाया, आप सुनने को तैयार नहीं। हम कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर रहे हैं, उनकी नई परियोजना बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं, ये मेट्रो की करामात तो आप ही की थी, जिसके कारण हम भुगत रहे हैं। हम आपकी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए ये चांद पोल से आगे का रास्ता, पहले तो आलोचना कर रहे थे, अरे बनाइए अशोक गहलोत जी ने। यदि मेट्रो से परेशानी आ रही है तो आप इनको कीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको थोड़ी बहुत असुविधा हुई वो वैसे हो सकती है, परंतु मैं कह सकता हूं कि राजस्थान हिंदुस्तान का 1 नंबर का प्रदेश आने की दिशा में बढ़ चला है। लाखावत साहब इतने ज्यादा उत्तेजित हुए, भाई आपने अपने जो विभाग है उसकी जो खूबियां वो गिनाने का काम किया, ये तो फिर चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। इधर से आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे। इनके पीछे जो जनता बैठी है, जिनकी उस विचारधारा में विश्वास है, उन्होंने कहा साहब बीजेपी ने तो इसको चुनाव को चैलेंज नहीं किया। अरे आपके कमिश्नर ने झूठा एफिडेविट दिया, वो चैलेंज हुआ, इससे नतीजे आ गए। आपने उन लोगों को कहा, हमारी पार्टी के जो नेता थे वो जेल के पीछे, अरे भाई हमने तो वो हिम्मत रखी, किसी ने गलत काम किया तो जेल के पीछे पहुंचा दिया। आपके उस नेता को तो आज भी पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, जो संसद को सुशोभित कर रहे हैं और बलात्कार कांड में संलिप्त है। देखिए अतुल जी, मोटी बात ये, घोषणा पत्र की वादे करते रहिएगा, हम नहीं कह रहे कि आप 1 साल में कर दीजिए। आपने तो अपने जो बजट घोषणा थी उससे फिर गए। आपने कॉस्मेटिक्स पे जो 14% वैट माफ किया उसको लागू कर दिया, प्लास्टिक शीट वाले को वापस लागू कर दिया। आपकी तो सारी नीतियां ऐसी है कि आपने जो उपमा दी है ना प्याज की, तो ये भारतीय जनता पार्टी वो प्याज है, जैसे जैसे इसकी परत उतरेगी जनता रोएगी और इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता आज भी रो रही है, 4 साल बाद भी रोएगी, और रोएगी इसलिए क्योंकि आप जो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने गौ मंत्रालय बना दिया, निदेशालय तो पहले ही था, क्यों जनता के ऊपर भार डाल रहे हो? एक और मंत्री को कमरा दोगे, रेनोवेट करेगा, 40-50 लाख खर्चा करेगा, उसको सुविधा दोगे, ये सारी चीजें बताती है कि आप जनता के शोषण के लिए स्थापित। राजीव सर, इतनी सारी बातों में सरकार को अब आने वाले 1 साल के लिए क्या, कम शब्दों में क्या सुझाव दे सकते हैं? नहीं, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और राजस्थान का पूरी दुनिया में के पर्यटन में बहुत बड़ा स्थान है। मैं इस बात से, अजय की बात से सहमत हूँ। 2 दिन पहले एक इंग्लिश के अखबार के अंदर, जो राष्ट्रीय अखबार है, ये खबर छपी थी कि पहले विदेशी टूरिस्ट का 29% राजस्थान आता था, जो घट के 20% रह गया है, और जो देशी पर्यटक 5% पूरे देश का आता था, वो 2.5% रह गया है। ये अपडेट 2 दिन पहले का अखबार में निकला है। दूसरी बात ये, 2 लाइनों में सुझाव कह रहा हूँ कि राजस्थान में हस्तकला से जुड़े हुए लाखों लोग रहते हैं, जो दस्तकार हैं, जो रोज काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया है उसको तुरंत प्रभाव से खत्म करना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर दम भर के भ्रमित करने वाली पार्टी ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में जहां 70% अनुदान मिलता था, वहां सिर्फ स्मार्ट सिटी के लिए 20% अनुदान की घोषणा करके जनता को छलने का काम किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस मेट्रो को अविवेकपूर्ण बता करके और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, उस मेट्रो की आज वाहवाही लेने के लिए जो ये पुस्तिका जारी की है, उसमें भी इन्होंने उसके लिए अपना श्रेय लेने का काम किया है। जबकि ये वो पार्टी है जो ट्रॉमा सेंटर है SMS का, जो अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ, उसमें कई कमियां हैं, उसका उद्घाटन अपनी सालगिरह पर या वर्षगांठ पर करना चाहती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न जयपुर की जनता पूछना चाहती है कि अभी तो 4 वर्ष पड़े, इतनी जल्दबाजी क्या है कि श्रेय लेने के लिए अधूरे कामों का लोकार्पण करके जनता को दुविधा में डालने का काम किया जाए। सरकारें किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन हमारा तो यही मानना है, जनता ये चाहती है कि जनता जो है ये चाहती है कि सरकारें बनने के बाद तुरंत शहर का विकास, राजस्थान का विकास और देश का विकास हो। इसलिए सरकारों को चाहिए कि पहले ही दिन से तीव्र गति से विकास के कार्य करके जनता को ये दे कि आपने जो हमको चुन के भेजा है और हमने जो सरकार बनाई है, हम आपके वादों पे या आपके उस पे खरे उतर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो निकल कर आई है, कहीं ना कहीं जब बातें होती है पार्टी की या किसी सरकार के बारे में हम बात करते हैं, उसकी सफलता और विफलता की बात करते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि पार्टी के लोग क्यों एक दूसरी की सरकारों पे बातें थोपने की कोशिश करते हैं। अगर ये थोपने की कोशिश करते हैं तो क्या सरकारों के साथ जो जनता है, जिस जनता ने वोट दिया है, क्या वो केवल मूक बन के देखती रहेगी, साल दर साल देखती रहेगी और 68 सालों से देख रही है, क्या आगे भी देखती रहेगी? अगर इसी तरह देखना है तो शायद भगवान ही
मालिक है इस जनता का।